Munot sir, can you hear me? Yes, yes, sir. मनोज सर, आप सुन पा रहे हैं? Yes, yes, sir. हाँ, ठीक है, ठीक है। मैंने आपको को होस्ट बना दिया है, आप क्लास शुरू कर सकते हैं। Okay, okay. गुड आफ्टरनून। आज हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इससे पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ा जा रहा था। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में ये देखा जाता था कि यह मोटर जो है, जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती थी वह सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती थी। थ्री फेज जो मोटर होती थी वह सेल्फ स्टार्टिंग मोटर कहलाती थी। अगर हम लोग सिंगल फेज मोटर की बात कर रहे होंगे तो सिंगल फेज मोटर में हम लोग को कौन कौन सी मोटर के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले जो मोटर, जिस मोटर के बारे में पढ़ना है वो इंडक्शन टाइप इंडक्शन टाइप मोटर के बारे में पढ़ना है। दूसरी जो मोटर होगी वह सिंक्रोनस टाइप मोटर, और तीसरी जो है वो कम्यूटेटर टाइप मोटर। यानी ये तीन तरह के मोटर के बारे में पढ़ना है और तीनों मोटर में अलग अलग तरह की मोटर के बारे में पढ़ना है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में एक जो मोटर होती है वो स्टेडेड पोल मोटर होती है, और स्टेडेड पोल के अलावा दूसरी जो कैटेगरी कहलाती है वो स्प्लिट फेज मोटर होती है। स्प्लिट फेज मोटर में फिर हम लोग कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। एक रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड होगा, दूसरा जो कैपेसिटर स्टार्ट मेथड, और तीसरा जो है कैपेसिटर मेथड, और एक और जो है परमानेंट कैपेसिटर मोटर के बारे में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट जो करेंगे वो इंडक्शन टाइप मोटर के बारे में पढ़ा जाएगा। तो इंडक्शन टाइप मोटर के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे होंगे सबसे पहले, तो इंडक्शन टाइप मोटर जो है ये देखा जाता है कि जो इंडक्शन टाइप मोटर होती है यह नॉट सेल्फ स्टार्टेड, यानी नॉट सेल्फ स्टार्टेड, ये सिंगल फेज। अगर थ्री फेज मोटर की हम लोग बात कर रहे थे तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में ये देखा जाता था कि यह मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग होती थी, जबकि सिंगल फेज जो मोटर होगी वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है उसी के बारे में हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं होती है सेल्फ स्टार्टिंग, और सेल्फ स्टार्टिंग अगर नहीं होती है तो कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक बात हम लोग देख रहे थे कि थ्री फेज मोटर में, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में ये देखा जाता था
कि टार्क प्रोड्यूस करने के लिए या टार्क उत्पन्न करने के लिए कुछ कंडीशन होती थी। वो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाती थी तो हम ये कहते थे कि यह मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग होती थी, या टार्क वहां बन जाए तो टार्क बन जाए तो मोटर स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे टार्क जो है, क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि किसी भी मोटर के लिए सिंगल फेज सप्लाई देते हैं, तो जब सिंगल फेज सप्लाई दिया जाएगा तो उसमें सिंगल फेज का ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर हमने ये कहा कि यहाँ पर आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही होगी, और जब आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही होगी तो इस आई एम्पियर की करंट फ्लो, चूंकि आई जो है वो फाई के प्रोपोर्शनल होता है, तो जब इसी नेचर का यहाँ पे रिफ्लक्स बना होगा, यानी सिंगल फेज सप्लाई है और सिंगल फेज का ही मैग्नेटिक फ्लक्स बना होगा, यहाँ जो फ्लक्स बना वो मान लेते हैं फाई फ्लक्स बना होगा। तो ये देखा जाता है कि टार्क प्रोड्यूस करने के लिए जो सफिशिएंट एंड स्पेसिफिक कंडीशन होती थी, तो सबसे पहले ये कहा जाता था मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। दो मैग्नेटिक फील्ड अगर हुआ भी, जो कंडीशन होती थी तो उसमें देखा जाता था दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। कंडीशन ये होती थी, तीसरी कंडीशन में ये देखा जाता था कि दोनों एक दूसरे से रिलेट जो है होनी चाहिए, यानी तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती थी तो हम ये कहते हैं कि टार्क जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होता था। लेकिन जब हमने जैसे ही सिंगल फेज मोटर को सिंगल फेज सप्लाई दिया होगा, जब सिंगल फेज सप्लाई दिया होगा तो सिंगल फेज मीटर का ही हमें मैग्नेटिक फील्ड बना होगा। जब सिंगल फेज मैग्नेटिक का नेचर बना होगा तो हम ये कहते हैं कि ये मोटर स्टार्ट नहीं होती है। दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर हमने ये कहा कि मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड बना होगा और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका टार्क यहाँ पे हमें मिला होगा, यानी कि ये टार्क जो है हम मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव टार्क है। ये टार्क जो है 5 न्यूटन मीटर का टार्क यहाँ पे बना होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। नेगेटिव हाफ साइकिल में ये देखा गया जो टार्क बना वो मान लेते हैं -5 न्यूटन मीटर का टार्क बना। अगर रिजल्टेंट टार्क की बात कर रहे होंगे तो रिजल्टेंट टार्क अगर देखा जाए तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना टार्क पॉजिटिव हुआ +5 उतना ही निगेटिव भी बना, तो टार्क क्या हो गया 0 हो गया। और जब टार्क 0 हो गया तो ये मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग होती है। तो उसी को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए, यानी कि हमने ये कहा कि जब हमने मान लेते हैं कि ये हमारा स्टेटर है और जब स्टेटर में सिंगल फेज की सप्लाई दी गई होगी, तो जब सिंगल फेज की सप्लाई दिया हो गया तो इस कंडक्टर में एक करंट फ्लो हुई होगी और उस करंट फ्लो होने के कारण क्या हुआ होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड बना होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड बना होगा सिंगल फेज का, तो मान लेते हैं कि 5 मैग्नेटिक फील्ड बना होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जब बना होगा तो पहली कंडीशन तो यही कह रही थी कि दो मैग्नेटिक फील्ड अगर होगा तो दो मैग्नेटिक फील्ड नहीं हुआ, पहली कंडीशन भी क्वालिफाई हो। दूसरी कंडीशन ये कहता था कि दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं वो उन दोनों के बीच जो है होना चाहिए, यानी फाई ए और फाई बी के बीच जो है यानी अल्फा एंगल अगर होता है तो हम ये कहते हैं कि इन दोनों के बीच जो है मैग्नेटिक फील्ड वो यानी दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो है डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पहले तो हो गया कि दो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नहीं हो रहा है, इसलिए भी ये इसमें टार्क नहीं बन रहा होगा। दूसरी बात हमने कहा कि मान लेते हैं कि टार्क बना होगा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये देखा गया कि जो टार्क बना वो मान लेते हैं कि 2 न्यूटन मीटर का टार्क बना होगा, यानी फॉरवर्ड। अगर इसको हमने ये कहा कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो टार्क बना होगा वो मान लेते हैं कि 2 न्यूटन का बना होगा। उतना ही टार्क न्यूटन का टार्क जो है हमें रिवर्स डायरेक्शन में बना होगा, और जब रिवर्स डायरेक्शन में भी उतना ही बना होगा तो हम ये कहते हैं कि जो रिजल्टेंट टार्क मिल रहा होगा वो 0 मिल रहा होगा। जब रिजल्टेंट टार्क 0 होगा तो हम ये कहेंगे कि ये मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। पहली की बात तो ये हो गई कि ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। जब सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है तो उसको हम लोग कैसे सेल्फ स्टार्टिंग बनाते हैं, तो उसमें ये देखा जाए कि अगर हम ये कहते हैं कि ये सेल्फ स्टार्टिंग कैसे बनाते हैं, तो ये देखा यहाँ पे
अगर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं हुई, और जब सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही होगी तो उसको हम लोग सेल्फ स्टार्टिंग बनाते हैं। हमने ये कहा कि अगर जब हमने सिंगल फेज की सप्लाई दिया होगा तो सिंगल फेज सप्लाई देने के कारण क्या होगा कि फाई बराबर फाई एम साइन एक फ्लक्स बना होगा। ये फ्लक्स जब बना होगा तो हमने ये कहा कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक हमें फाई एम नेचर का एक फ्लक्स बना होगा। अब ये सिंगल फेज सप्लाई दी गई, इस सप्लाई देने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे एक फाई एम नेचर का फ्लक्स बना। दूसरी बात अगर हम ये कहते हैं कि मान लेते हैं कि ये फैन है, जो फैन है वो सिंगल फेज मोटर ही होती है, सिंगल फेज मोटर टाइप का होता है। अब उस फैन को, अब हम लोग बात कर रहे होंगे इस फैन को कि ये स्विच ऑन किए और देख रहे हैं कि स्टार्ट नहीं हो रहा, लेकिन इसी फैन को है, इसी फैन को अगर हम हाथ से चाहे इस डायरेक्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में अगर हम रोटेट करा देते हैं, जिस डायरेक्शन में रोटेट उसी डायरेक्शन में ये रोटेट करने लगता है। यानी हम ये कह रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में इसको हम रोटेट करा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ये रोटेट करने लगेगा। यानी कि पहली बात हमने ये कहा कि मान लेते हैं कि ये फैन है और इस फैन को अगर हाथ से हम रोटेट करा दिए, यानी एक फोर्स लगा दे देंगे और जिस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएंगे ये उस डायरेक्शन में ये रोटेट करने लगता है। तो हम ये कहते हैं कि ये मोटर जो है अगर सबसे पहले सेल्फ स्टार्टिंग अगर नहीं है तो इसको हम लोग सिंगल फेज भी सप्लाई देके चाहे तो ये काम कर सकते हैं कि इसको हाथ से रोटेट कर। मान लीजिए फैन है और फैन को जब हमने ऑन किया, जैसे ही ऑन हुआ वो वैसे ही देख रहे फैन नहीं चल रहा है, लेकिन उस फैन को चाहे हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में अगर हम लोग हाथ से रोटेट करा दिए और जब रोटेट करा दिए तो क्या होगा, उसी डायरेक्शन में वो रोटेट करने लगता है। लेकिन ये प्रक्रिया जो है अगर मान लीजिए हमेशा तो ये कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हमें ये देखा जाएगा कि हमने कहा कि एक जो मैग्नेटिक फील्ड बना होगा ये जो है हाफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी फाई एम बाई 2 और यहाँ पे फाई एम बाई 2, इन दोनों को, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना होगा फाई एम बाई 2 और फाई एम बाई 2, इसको जो है किसी भी वेलोसिटी से इसको हम लोग रोटेट करा देंगे। किसी भी वेलोसिटी हम लोग इसको मान लेते हैं ओमेगा वेग से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये ओमेगा से इस डायरेक्शन में रोटेट करा दिए। जब रोटेट करा दिए तो ये देख रहे हैं कि यानी किस में यहाँ पे जो फ्लक्स है ये फाई एम बाई 2 इधर और फाई एम बाई 2 इधर। अब इसका रिजल्टेंट फ्लक्स हमें क्या मिल रहा होगा उसको अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो एक बात ये देखा जाएगा कि यहाँ पे हमें क्या वैल्यू प्राप्त हो रही होगी। यानी सबसे पहले हमने ये कहा कि मान लेते हैं ये फ्लक्स जो है वो फाई एम है। दूसरी बात यहाँ पे फाई एम बाई 2 और ये भी फाई एम बाई 2, ये दोनों हो गए। अब उसके बाद इसका जो है हम लोग ये मान लेते हैं ओ ये ओ सी, ये C1 और इसको C2 और इसको M मान लिया गया। अब यहाँ से अगर हम लोग इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया जाए, ओमेगा टी, ये भी एंगल ओमेगा टी, अगर इसको कैलकुलेट किया जाए, कैलकुलेट यानी अगर रिजल्टेंट आर की वैल्यू अगर हम तो वो आर इक्वल टू वो C1 का होल स्क्वायर प्लस वो C2 का होल स्क्वायर प्लस 2 ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ओ C2 इंटू cos 2 ओमेगा टी, यानी cos 2 ओमेगा सर। अब ओ C1 की वैल्यू जो है यहाँ पे ओ C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी फाई एम बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस फाई एम बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2
φm/2 हेलो प्रकाश सर। इंटू cos2 ओमेगा टी, ये वैल्यू प्राप्त होगी। अगर इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हेलो फाई प्रकाश। बराबर फाई एम cos ओमेगा टी, ये वैल्यू हमें प्राप्त हो रही होगी। यानी ये देखा जाए हमें जो रिजल्टेंट फ्लक्स मिल रहा होगा फाई की वैल्यू जो है वो फाई एम cos ओमेगा टी मीटर का फ्लक्स मिल रहा होगा। हेलो अब प्रकाश उसके सर। बाद अगर हम यहाँ पे ये देखा जाए कि इस फाई एम को क्या, फाई बराबर फाई एम cos ओमेगा टी, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ रही होगी। इस वैल्यू से अगर हमें ये पता चल रहा होगा कि जो हमें रिजल्टेंट फ्लक्स मिल रहा होगा वो कहीं ना कहीं टू फेज सप्लाई का हमें रिजल्टेंट फ्लक्स मिल रहा होगा। जब टू फेज यानी कि हमारे पास जो सप्लाई है वो तो सिंगल फेज की सप्लाई है, लेकिन अगर हम उसी को देख के यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये वैल्यू यहाँ पे प्राप्त हो रही होगी। दूसरी बात यह है कि अगर हम ये कहते हैं कि इसके स्टेटर को, अगर ये देखा जाए कि यहाँ पे अब स्टेटर में जो है हम लोग दो तरह की बाइंडिंग करते हैं। पहली बात है कि ये आपका अगर मान लेते हैं स्टेटर है और दूसरा जो है वो रोटर होता है, दो। स्टेटर जो है यहाँ पे स्क्वायरल केज टाइप का रोटर यूज किया जाता है। यानी सिंगल फेज में जो हम लोग रोटर यूज कर रहे होंगे वो स्क्वायरल केज टाइप का रोटर यूज किया जाता है। स्टेटर में जो वाइंडिंग करते हैं उसको हम लोग मेन वाइंडिंग कहा जाता है। यानी इसमें जो वाइंडिंग हो रही होगी उसको मेन वाइंडिंग कहते हैं। दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ पे अगर हम लोग ये बात किया जाए रहे हो फॉरवर्ड और दूसरा जो है यानी एक होगा और दूसरा जो है वो रिवर्स फील्ड होगा। फॉरवर्ड फील्ड में जो वैल्यू हमें फ्लक्स की वैल्यू मिल रही होगी वो फाई एम बाई 2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, दूसरी जो है एम बाई इंटू साइन माइनस। यानी अगर फॉरवर्ड में अगर हम लोग ये देखा जाए कि फॉरवर्ड में जो फील्ड हमें प्राप्त हो रही होगी वो फाई एम बाई 2 इंटू साइन प्लस वाई बाई 2, और रिवर्स में जो हमें फील्ड प्राप्त हो रही होगी वो फाई एम बाई 2 इंटू साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, ये माइनस अल्फा और ये प्लस अल्फा। अगर हम लोग इसका टार्क और स्पीड के बीच कर्व खींचा जाए तो ये देखा जाए कि जब हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर का टार्क और स्पीड कर्व खींच रहे थे तो ये जो हमें इस तरह से जो टार्क का ग्राफ प्राप्त हो रहा था ये जो है ये फॉरवर्ड फील्ड में मिल रहा था। अगर रिवर्स फील्ड में ये देखा जाए तो कुछ इस तरह का हमें टार्क मिलेगा रिवर्स में। ये कुछ इस तरह का फॉरवर्ड फील्ड का ये और रिवर्स फील्ड का ये टार्क हमें प्राप्त होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट टार्क जो हमें ये इस तरह का कुछ रिजल्टेंट टार्क मिल रहा होगा। तो ये देख रहे हैं कि जितनी वैल्यू इधर कम हो रही है उतनी वैल्यू ये ज्यादा हो रही होगी। तो इसको हम लोग बेसिकली ये देखा जाए कि जब हम लोग इस सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हमें इसमें जो है दो तरह की बाइंडिंग की जाती है। यानी स्टेटर में जो है वो दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक आपकी मेन वाइंडिंग होती है, दूसरी जो है एक्सिलरी वाइंडिंग या
इसी को हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग कहा जाता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग। एक आपका मेन वाइंडिंग होता है, मेन वाइंडिंग को ही हम लोग रनिंग वाइंडिंग कहते हैं। मेन वाइंडिंग को ही रनिंग वाइंडिंग कहा जाता है और इसको जो हम लोग एक्सिलरी वाइंडिंग कहा जाता है। यानी स्टेटर, अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारा स्टेटर है, तो स्टेटर में ही दो तरह की वाइंडिंग की जाती है। एक जो होती है वो रनिंग वाइंडिंग होती है, दूसरी जो है वो एक्सिलरी वाइंडिंग होती है। कैसे करते हैं उसको ये देखा जाएगा यहाँ पे। हमने ये कहा कि यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे जो बाइंडिंग कर रहे हैं ये रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टेंस है। एक अलग प्रकार का स्विच लगा दिया जाता है, जिस अभी बता रहे हैं कि उस स्विच का नाम क्या होगा। दूसरा यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस और ये इंडक्टेंस लगा दिया जाता है। ये हमारा स्पाइरल केस टाइप का रोटर होगा ये, और यहाँ से ये सिंगल फेज की सप्लाई दी जाती है। यहाँ से वी की सप्लाई दी जा रही है, इसमें आई एम्पियर की करंट और इसमें आई एम एम्पियर की करंट, यानी और यहाँ पे आई ए एम्पियर की करंट तो होती है। इसको हम लोग जो कहते हैं वो एक्सिलरी वाइंडिंग, एक्सिलरी वाइंडिंग अथवा स्टार्टिंग वाइंडिंग कहा जाता है। बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, जो स्टेटर में एक फेज की वाइंडिंग थी उसी को हम लोग दोनों एक दूसरे से पहले, यानी दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री पे दो वाइंडिंग में करें। एक आपकी मेन वाइंडिंग कहलाती है, दूसरी जो है वो एक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। अब जो मेन वाइंडिंग है इसको यानी ये रिएक्टेंस और यहाँ पे एक्सएम और यहाँ पे आर एम होगा। यहाँ पे क्या होगा, एस ए इंटू आर ए। अब ये एक्स एम जो है, आर एम जो है, इस मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है आर एम इक्वल टू मेन वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर एम जो है वो मेन वाइंडिंग रेजिस्टेंस है और एक्स एम जो है वो आर मेन वाइंडिंग का रिएक्टेंस है, मेन वाइंडिंग रिएक्टेंस। और ये जो है आर ए, ये एक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है और ये जो है एक्स ए एक्सिलरी वाइंडिंग रिएक्टेंस। ये जो है, अब यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ होता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। अगर हम ये कह रहे थे कि जो हमारा मेन उद्देश्य ये था कि हम लोग यहाँ पे सिंगल फेज की ही सप्लाई दे रहे हैं, और जब सिंगल फेज की सप्लाई दे रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ करंट इधर आ रही होगी, कुछ करंट इधर जा रही होगी। जब जो करंट इधर आ रही होगी यहाँ पे, यानी ये करंट क्या हो रही, दो जगह डिवाइड हो रही, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड जो है मेन वाइंडिंग में उत्पन्न हो रहा होगा और दूसरी जो है वो एक्सिलरी वाइंडिंग में उत्पन्न हो रहा होगा। तो पहली कंडीशन तो यही थी, क्या थी, कि इसमें जो है किसी भी तरीके से टार्क प्रोड्यूस करने के लिए, टार्क उत्पन्न करने के लिए दो मैग्नेटिक फील्ड का होना आवश्यक है।
तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। दूसरी बात क्या होगी, इसको बल्कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस और ये आर ए रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक्स ए रिएक्टेंस और इसमें फ्लो हो रही, ये आपका एक्सिलरी वाइंडिंग है और इसको हम लोग मेन वाइंडिंग कहते हैं। हम ये कह रहे हैं जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, ये कहा गया है कि जब हमने स्टेटर में Hello, Manoj sir. Can you please unmute yourself? I have muted all the participants. Can you please unmute yourself? तो यहाँ पे हम लोग अगर बात कर रहे थे कि ये देखा जा रहा था कि दो तरह की बाइंडिंग की जाती है। पहली बात तो हमने ये कहा कि मान लेते हैं कि स्टेटर में जब सिंगल फेज की सप्लाई दी गई होगी तो स्टेटर में ही दो तरह की बाइंडिंग की गई होगी, एक आपकी मेन बाइंडिंग है, दूसरी जो है वो एक्सिलरी बाइंडिंग है। जब हमने यहाँ पे सिंगल फेज की सप्लाई दिया तो इसमें मेन बाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ और एक्सिलरी बाइंडिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ। जब इन दो यानी कि अब एक मैग्नेटिक फील्ड यानी यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं फाई एम उत्पन्न हुआ और यहाँ पे कह रहे हैं कि फाई ए उत्पन्न हुआ। पहली कंडीशन तो ये कि दो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया, यानी दो मैग्नेटिक फील्ड इंडिविजुअल टार्क प्रोड्यूस कराने की कंडीशन। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड में मान लेते हैं यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ फाई एम जो है और यहाँ पे फाई ए है, इन दोनों के बीच जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 डिग्री यानी अल्फा डिग्री का हुआ, अल्फा डिग्री हुआ। तीसरी कंडीशन है, तीसरी बात ये थी कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटिव यानी सापेक्ष गति होनी चाहिए, यानी दोनों मैग्नेटिक फील्ड में की सापेक्ष गति होनी चाहिए। तो ये देख रहे हैं कि दोनों में सापेक्ष गति उत्पन्न हो रही, तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे टार्क उत्पन्न हो गया और जब टार्क उत्पन्न हो गया तो मशीन जो है वो चलने लगती है। इसको हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं। ये कहा जाता है कि जब हम लोग स्टेटर में सिंगल फेज की सप्लाई दी जाती है तो वो सिंगल फेज की सप्लाई देने के कारण क्या होगा कि स्टेटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है उसकी वजह से टार्क उत्पन्न होता है और टार्क उत्पन्न होने के कारण मशीन जो है वो चलने लगती है। दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम ये होता है, सेंट्रीफ्यूगल का स्विच का काम ये होता है कि जब मशीन जो है अपनी स्पीड का 70 से 80% स्पीड को अचीव कर लेती है, यानी जब मोटर जो है हमने स्टार्ट किया, मोटर स्टार्ट हो गई, मोटर चलने लगी, जब मशीन जो है मान लीजिए 100% स्पीड को अचीव करने वाली होगी उससे पहले, यानी कि 70 से 80% जो है मशीन जब स्पीड पकड़ लेती है तो उसके बाद क्या होता है कि ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो ओपन हो जाता है। जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है तो ये जो है मेन बाइंडिंग से ही सप्लाई लेते हुए मशीन चलती रहती है। यही बात हमने कहा था, ये कहा था कि अगर मोटर को हम किसी तरह से बस स्टार्ट कर दे और जब मोटर स्टार्ट हो जाती है तो वो रनिंग कंडीशन में आ जाती है, यानी रोटेट करने लगती है। तो वो फैन को अगर हम हाथ से बार बार घुमा नहीं सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे एक मेन बाइंडिंग और ऑक्सिलरी बाइंडिंग के बीच का जो इलेक्ट्रिकली जो है वो 90 डिग्री पे की जाती है। अगर हम लोग बात करते हैं कि मेन बाइंडिंग और ऑक्सिलरी बाइंडिंग के बीच जो है ये देखा जाए
कि मेन बाइंडिंग प्लस एक्सिलरी बाइंडिंग जो होगी, मेन बाइंडिंग और एक्सिलरी बाइंडिंग के बीच जो है डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इलेक्ट्रिकली जो है वो 90 डिग्री जुड़े हुए होते हैं। यानी ये मेन बाइंडिंग और एक्सिलरी बाइंडिंग जो है इलेक्ट्रिकली जो है वो 90 डिग्री जुड़े हुए थे। यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक रूप से जुड़े हुए, ये दोनों बाइंडिंग जो है वो इलेक्ट्रिकली जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि जब हमने यहाँ पे सप्लाई दिया होगा तो उसी सप्लाई के देने के कारण यहाँ भी करंट फ्लो हो रही होगी और इधर भी करंट आ रही होगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ है, नहीं, ये जो है इलेक्ट्रिकली मैग्नेटिक फील्ड दोनों में उत्पन्न हो रहा है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है उसको हम लोग फाई एम यानी मेन मैग्नेटिक फ्लक्स, और यहाँ पे या तो फाई एस या फाई ए, यानी फाई एस का मतलब स्टार्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, अब या ये कह सकते हैं। अब दूसरी बात ये होगी कि अगर हम ये कहें कि जो दोनों के बीच डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मान लेते हैं इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ वो फाई1 फ्लक्स है, और इस अगर यहाँ पे हमें ये कहा कि यहाँ पे जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ ये फाई1 है और यहाँ पे जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ ये फाई2 है, तो ये देखा जा रहा है कि ये जो है इन दोनों के बीच फाई1 और ये फाई2, इन दोनों के बीच जो एंगल है वो अल्फा डिग्री होगा। अगर ये अल्फा का मान जो है, ये अल्फा का मान 90 डिग्री होना चाहिए। जितना ये 90 डिग्री के करीब पहुंचेगा, यानी कि दोनों फील्ड के में ये देखा जाए जितना ये 90 डिग्री के करीब पहुंचाएगा उतना ही टार्क जो है उस मशीन का अच्छा होगा। तो इसमें जो है अलग अलग तरीके के हम लोग, अब यहाँ पे अगर इसका फेजर डायग्राम से हम लोग देखा जाए तो हम ये कह, हाँ, दूसरी बात ये है कि ये जो है मेन वाइंडिंग जो होती है, मेन वाइंडिंग मोर इंडक्टिव नेचर की होती है, मोर इंडक्टिव, यानी जो मेन वाइंडिंग होती है, मेन वाइंडिंग वो मोर इंडक्टिव होती है, मेन वाइंडिंग जो होगी वो मोर इंडक्टिव होती है। एक्सिलरी वाइंडिंग जो होती है, एक्सिलरी वाइंडिंग मोर रेजिस्टिव होती है। ये कहते हैं कि जो मेन वाइंडिंग होती है वो मोर इंडक्टिव होती है और जो एक्सिलरी वाइंडिंग होती है वो मोर रेजिस्टिव होती है। या दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि इसका जो है मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है, यानी लेस रेजिस्टेंस, और इंडक्टिव एक्सिलरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई रेजिस्टेंस होता है। ये क्यों होता है हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि दोनों वाइंडिंग के बीच जो है वो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट होगा यानी कि फेज डिफरेंस होगा तभी जो है वहां पे टार्क उत्पन्न होगा। पहली कंडीशन तो इसके साथ, यानी इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बना और इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स बना, तो हम ये कहते हैं कि दोनों में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो उस पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। यानी किसके लिए? जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है टार्क उत्पन्न करने के लिए, तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है कि मशीन में दो मैग्नेटिक फील्ड का उत्पन्न होना जरूरी है। दूसरी जो कंडीशन है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, यानी दोनों मैग्नेटिक, अगर हम मान लेते हैं फाई1 का मैग्नेटिक फील्ड ये है और फाई2 का ये है, तो इन दोनों के बीच जो है डिस्प्लेसमेंट यानी एंगल जो है कुछ ना कुछ होना चाहिए। तीसरी है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो है सापेक्ष गति होनी चाहिए। सापेक्ष गति का मतलब यह है कि अगर स्टेटर में 1500 आरपीएम से रोटेट कर रहा है तो रोटर जो है वो 1400 आरपीएम से रोटेट करना चाहिए। ये नहीं कि दोनों में, अगर हम ये कहें कि दोनों में मैग्नेटिक फील्ड यानी दोनों में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड समान हो जाएगा तो क्या होगा? स्लिप जीरो हो जाएगी। अगर स्लिप जीरो हो जाएगा तो टार्क भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बात है कि यहाँ पे हम लोग एक तो जो मेन वाइंडिंग है उसको मोर इंडक्टिव बनाते हैं
और जो एक्सिलरी वाइंडिंग है उसको मोर रेजिस्टिव बनाया जाता है। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि इसका जो मोर इंडक्टिव बना रहे हैं उसका रेजिस्टेंस का मान कम होना चाहिए, और जो जो यहाँ पे लेस इंडक्टिव बना रहे हैं, इसमें कम इंडक्टिव बना रहे हैं, उसका जो है उसका क्या है कि जो लेस इंडक्टिव बनाना होना चाहिए। तो दो बातें जो है यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये मोर इंडक्टिव होगा और ये मोर रेजिस्टिव होगा, यानी इसमें इंडक्टेंस का मान ज्यादा होगा, इसमें इंडक्टेंस का मान कम होगा, और यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान कम होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होगा, यानी ये मोर इंडक्टिव होगा तो ये मोर रेजिस्टिव होगा। अब ये जो है ये तीनों बातें इसमें जो है वो हो रही है। अब सबसे पहले जो हम लोग मोटर पढ़ेंगे ये जो कहलाता है वो स्प्लिट फेजिंग मोटर की कैटेगरी में आते हैं, यानी सभी मोटर जो है जो अब हम लोग पढ़ेंगे वो स्प्लिट फेज मोटर के ही बारे में पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले कौन सी मोटर, रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर का मतलब ये हुआ कि हमने ये कहा कि ये तो हमारा रेजिस्टेंस हो गया मेन वाइंडिंग का, और ये मेन वाइंडिंग का रिएक्टेंस हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दिया गया। अब उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया, और यहाँ पे जो वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस है और ये उसका इंडक्टेंस है, और यहाँ पे ये रोटर है। जो रोटर हम लोग यूज कर रहे होंगे वो स्पाइरल के टाइप का रोटर आपको दिखाया जा रहा है। ये यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई यूज हो रही है अभी। ये रेजिस्टेंस आर एम है, इसको एक्स, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे आर ए और यहाँ पे एक्स ए। इसमें जो करंट आ रही होगी वो आई ए और यहाँ पे आई एम करंट, और ये आई करंट होगी। यहाँ पे वोल्टेज भी होगा। अगर हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये कौन सा मेथड है, रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। तो रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर में वही बात थी कि जब हम लोग यहाँ पे इसको जो है हम लोग मोर इंडक्टिव बनाते हैं और इसको मोर रेजिस्टिव बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि दोनों में फेज डिफरेंस होना चाहिए। ये एक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग ये दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली जो है वो 90 डिग्री होती है। इलेक्ट्रिकल यानी मेन वाइंडिंग और एक्सिलरी वाइंडिंग जो की जाती है, दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली जो है वो 90 डिग्री पे की जाती है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम बस इतना ही होता है कि जब ये मशीन 70 से लेके 70 टू 80% स्पीड अचीव कर लेती है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है, और जब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है तो वो एक्सिलरी वाइंडिंग जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, और उस समय जो है मेन वाइंडिंग से ही ये जुड़ी हुई रहती है, और मेन वाइंडिंग से ही टार्क मिलता रहता है और मशीन जो है वो चलती रहती है। तो यहाँ पे इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं कि जब हम लोग सिंगल फेज की सप्लाई दी गई होगी, सिंगल फेज सप्लाई देने के कारण इसमें दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ। दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे एक टार्क डेवलप हुआ, और टार्क डेवलप होने के कारण ये मशीन जो है वो चलने लगती है, मशीन स्टार्ट हो जाती है। अब उसके बाद एक कंडीशन और होनी चाहिए यहाँ पे, अगर हम लोग बात कर रहे हैं आर ए अपान एक्स ए बटे आर एम अपान एक्स एल, यानी ये वैल्यू जो है एक्सिलरी वाइंडिंग की हमेशा जो है वो रेजिस्टेंस का ये वैल्यू जो है इज ग्रेटर देन इसके होना चाहिए। ये जो है वो नेसेसरी कंडीशन में आएगा। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम लोग
फेज डिफरेंस कितना हो रहा होगा, तो हमने ये कहा कि ये सप्लाई वोल्टेज एक 0 डिग्री की लाइन खींचिए यानी V है, सप्लाई वोल्टेज V है। अब ये कह रहे हैं कि एक्सिलरी वाइंडिंग जो है वो मोर रेजिस्टिव है, यानी कि इसमें रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होगा। तो हम ये कहते हैं कि अगर इसका फेजर डायग्राम खींचा जाए, अगर ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट होती तो हम ये कहते वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होंगे, लेकिन मोर रेजिस्टिव यानी इंडक्टेंस का भी नेचर होगा मोर रेजिस्टिव है। तो मोर रेजिस्टिव होने के कारण क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे जो ये करंट होगी वो IA करंट होगी। वो कौन सी करंट होगी? IA करंट। और यहाँ पे ये मोर इंडक्टिव है, और जब मोर इंडक्टिव होगा तो ये वोल्टेज से लगभग 90 डिग्री लैग कर रहा होगा, यानी कि ये जो होगा वो कौन सा होगा? IM होगा। अब उसके बाद यही एंगल तो अल्फा है, यही एंगल अल्फा है। ये एंगल कौन सा है? यानी इसमें अगर ये देखा जाए, ये फाई ए मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो है वो फाई एम मैग्नेटिक फील्ड होगा। हमने ये कहा था कि ये अल्फा का मान जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 90 डिग्री यानी जितना एंगल जो है वो 90 के करीब पहुंचेगा उतना ही इसका स्टार्टिंग टार्क ज्यादा होगा। जब इसका यानी कि इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि इसका स्टार्टिंग टार्क जो है वो कम होता है, यानी ये कह सकते हैं लो स्टार्टिंग टार्क होगा। पहली बात तो क्या होगी, क्यों लो स्टार्टिंग टार्क है? क्योंकि ये देखा रहा है कि दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस हो रहा है वो कम हो रहा होगा। और मशीनों के कंपेयर में अगर हम दूसरी मशीन की देखें, इसका इतना हुआ तो इसकी कंपेयर में ये जो है इसका स्टार्टिंग टार्क जो हमें मिल रहा होगा वो लो स्टार्टिंग टार्क मिल रहा होगा। अगर तार को स्पीड की भी कर्व खींचा जाए तो ये हम कह रहे थे कि ये स्पीड होगी और यहाँ पे टार्क होगा। तो ये देखा जा रहा है कि कुछ इस तरह से जो है ये मिल रहा होगा। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये देखा जाए कि मेन वाइंडिंग प्लस एक्सिलरी वाइंडिंग दोनों होगा। इस यहाँ से यहाँ तक मेन वाइंडिंग और एक्सिलरी वाइंडिंग दोनों होगा। लेकिन जैसे ही मशीन जो है अपनी 80% स्पीड को अचीव कर लेगा, वैसे ही क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल जब ओपन हो जाएगा, जब ये ओपन हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, इतनी पूरी सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो उस समय कौन सी वाइंडिंग जुड़ी हुई होती है? मेन वाइंडिंग जो है वो जुड़ी हुई होती है। तो ये हमें यहाँ पे इस तरह का ग्राफ मिलता है। ये स्टार्टिंग टार्क जो है हमें इतना मिलता है, यहाँ पे स्टार्टिंग टार्क जो है वो कम होगा। स्टार्टिंग टार्क भी कम होता है और पावर फैक्टर भी कम होता है, क्योंकि इसमें पावर फैक्टर ये जानते हैं कि कैपेसिटर से इंप्रूव किया जाता है, लेकिन यहाँ पे पावर फैक्टर नहीं लगा हुआ है। जो पावर फैक्टर नहीं होगा यानी कि क्या है, कैपेसिटर का यूज तो या तो रेजिस्टिव है या इंडक्टिव है, तो इसकी वजह से यहाँ पे लो पावर फैक्टर भी होता है, यानी लो पावर फैक्टर भी होता है। तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं। इसका जो एप्लीकेशन हम लोग कह रहे हैं कि मोर रेजिस्टिव होगा या मोर, यानी कि रेजिस्टिव स्टार्ट मेथड में ये देखा जा रहा है कि इसका एप्लीकेशन जो होगा वो सेंट्रीफ्यूगल पंप और एयर रेफ्रिजरेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेफ्रिजरेशन में भी किया जाता है, रेफ्रिजरेशन में भी उपयोग किया जाता है। दूसरी बात यह है कि इसके रोटेशन की डायरेक्शन जो है हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो अगर इसके रोटेशन की डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो या तो हम लोग मेन मैग्नेटिक यानी मेन फील्ड को या तो मेन वाइंडिंग या एक्सिलरी वाइंडिंग, इन दोनों में से किसी एक वाइंडिंग को अगर चेंज कर दिया जाए, या तो हम लोग क्या करेंगे, मेन वाइंडिंग को चेंज कर, मेन वाइंडिंग या एक्सिलरी वाइंडिंग, इन दोनों में से किसी एक को अगर हम लोग चेंज कर दिया जाए तो इसके रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंगल फेज मोटर में अगर हम लोग सिंगल फेज मोटर में
इसकी रोटेशन की डायरेक्शन को अगर चेंज करना होगा तो क्या करेंगे? तो उसमें एक आंसर सीधे सीधे निकल के आता है, या तो हम लोग मेन बाइंडिंग को या एक्सिलरी बाइंडिंग को, इन दोनों में से किसी एक बाइंडिंग को अगर हम लोग चेंज कर दिया जाए तो ये देखा जाएगा कि इससे रोटेशन की जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। क्या होगी? इससे रोटेशन की जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग किसी भी एक बाइंडिंग को, या तो हम लोग मेन बाइंडिंग को या एक्सिलरी बाइंडिंग को, दोनों में से किसी एक बाइंडिंग को अगर हम लोग चेंज कर दिया जाएगा तो इसके रोटेशन की जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। अभी तक हम लोग पढ़े हैं स्प्लिट फेज में। ये सभी बातें जो है वो स्प्लिट फेज मोटर के बारे में पढ़ी जा रही है। और स्प्लिट फेज मोटर में सबसे पहला जो मेथड था वो रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड के बारे में पढ़ा गया। दूसरा जो है, अगर हम लोग बात करते हैं दूसरा सेकेंड, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में वही बात हमने ये कहा कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, ये सिंगल फेज की सप्लाई, हम लोग सप्लाई सिंगल फेज की ही दे रहे हैं। यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगल फ्लक्स। दूसरी बात यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा दिया गया। और तीसरी चीज यहाँ पे रेजिस्टेंस और ये इंडक्टेंस। ये जो है वो रोटर है, रोटर। ये है रोटर और यहाँ पे ये साफ्ट को दिखाया जा रहा है। यहाँ जो रोटर है वो स्पाइरल केज टाइप रोटर का प्रयोग किया जा रहा है। किस तरह का रोटर? स्पाइरल केज। यहाँ पे ये कैपेसिटर है, ये RA है, ये XA है और ये RM है, ये XM है और यहाँ पे IM है करंट, यहाँ पे करंट I है और यहाँ पे करंट IA करंट फ्लो हो रही होगी। वही बात यहाँ पे हम लोग सप्लाई दिए। सप्लाई देने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बना होगा और मैग्नेटिक फील्ड जो बना होगा वो स्टेटर में सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है। उसके रोटेट करने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक टार्क डेवलप हो रहा है। टार्क डेवलप हुआ, मशीन जो है वो चलने लगी। तो हमने ये कहा कि सबसे पहले अगर बात किया जाए कि एक हमने ये वोल्टेज, यहाँ पे जो वोल्टेज दिया गया है उसको हमने रेफरेंस मान लिया वोल्टेज को। अब उसके बाद ये मेन बाइंडिंग है, ये क्या है? मोर इंडक्टिव है। जब मोर इंडक्टिव है तो इसका ये क्या होगा? IM की वैल्यू इसी तरह से कुछ मिल रही होगी। अब उसके बाद यहाँ पे ये क्या है? कैपेसिटर लगा दिया गया। जब यानी कि अगर ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट होती तो हम ये कहते हैं कि ये 90 डिग्री लीड कर रही होगी, लेकिन इसको हम लोग मोर रेजिस्टिव बनाते हैं। जब मोर रेजिस्टिव बनाया जाता है तो इसमें कैपेसिटर लगाने का मतलब है क्या कि इस कैपेसिटर को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर कहा जाता है। ये जो कैपेसिटर होगा यहाँ पे C जो है, यानी इस कैपेसिटर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, इस कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है कि कितने माइक्रोफैरड का कैपेसिटर यूज किया जाता है, तो वो 250 माइक्रोफैरड से लेके 300
माइक्रोफैरड के लिए यूज किया जाता है। यानी जो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है उस कैपेसिटर में ये देखा जाए कि 250 माइक्रोफैरड से लेके, यानी यहाँ पे ये जो कैपेसिटर यूज हुआ है इस कैपेसिटर की वैल्यू जो होती है वो 250 माइक्रोफैरड से लेके 300 माइक्रोफैरड तक कैपेसिटर यूज किया जाता है। यहाँ पे जो रोटर है वो स्क्वायरल के टाइप का रोटर है और यहाँ पे जो मेन वाइंडिंग और एक्सिलरी वाइंडिंग के बीच जो है इलेक्ट्रिकली जो है वो 90 डिग्री पे कनेक्ट की जाती है। अगर हम लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पे कैपेसिटर यूज कर दिया गया और ये जो है मोर रेजिस्टिव है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कुछ इस तरह से हमें IA का मान प्राप्त हो रहा होगा। इन दोनों के बीच ग्राफ जो खींचा जा रहा है। अब ये जो है ये देखा जाए यहाँ से यहाँ तक यही तो हमें फ्लक्स मिल रहा होगा, यानी phi A का फ्लक्स यहाँ और phi M का फ्लक्स यहाँ पे मिल रहा होगा। यानी ये देखा जाए कि ये अल्फा का मान लगभग 90 डिग्री हो गया। क्या हुआ? अल्फा का मान जो है वो लगभग 90 डिग्री प्राप्त हो रहा होगा। और इसकी रिजल्टेंट करंट की अगर बात की जाए कि रिजल्टेंट करंट कितनी होगी, तो इसका रिजल्टेंट करंट निकालने के लिए यहाँ से इसके पैरेलल लाइन और यहाँ से इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे, तो ये जो है हमें रिजल्टेंट करंट की वैल्यू मिल रही होगी। ये एंगल जो है वो अल्फा एंगल होगा और ये एंगल जो है वो फाई एंगल होगा। अगर हम लोग फेज एंगल की बात कर रहे थे तो ये कहा जाता था कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है उसी को फेज एंगल कहा जाता है। तो ये यानी ये वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है उसी को हम लोग फेज एंगल कहते हैं। लेकिन ये अल्फा डिग्री जो हमें मिल रहा है वो लगभग 90 डिग्री के आसपास मिल रहा है। और जब 90 डिग्री के आसपास मिल रहा होगा तो ये देखा जाए कि यहाँ पे इसका जो है हाई स्टार्टिंग टार्क हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा होगा। हाई स्टार्टिंग टार्क हो गया, अब इसका मतलब कि हाई स्टार्टिंग टार्क हो गया तो इसका पावर फैक्टर भी लगभग कुछ न कुछ, क्योंकि कैपेसिटर यूज हुआ है तो उसकी यानी स्प्लिट फेज जो मोटर थी यानी रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड में उसके पावर फैक्टर से इसका पावर फैक्टर जो ज्यादा होगा। लेकिन ये स्टार्टिंग टार्क जो है यहाँ पे ज्यादा हो गया। क्या होगा कि इसका स्टार्टिंग टार्क जो है हमें ज्यादा मिलने लगा। अब उसके बाद यहाँ पे ये देखा जाए कि ये जो है अगर टार्क और स्पीड के बीच कर्व खींचा जाए, हम लोग उसमें देखा गया था अच्छी तरीके से 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो ये जो है आपका स्पीड वाला स्पीड होता था और ये जो है वो टार्क होते थे। अगर इसके बीच ग्राफ खींचा जा रहा है तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है हमें यहाँ पे मेन वाइंडिंग प्लस एक्सिलरी वाइंडिंग दोनों है और यहाँ पे सिर्फ मेन वाइंडिंग है। कैसे? हमने ये कहा कि यहाँ पे ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है जब अपनी स्पीड का लगभग 80% स्पीड को अचीव कर लेता है तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है। जब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है तो ये देखते हैं कि जैसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन होता है वैसे ही मेन वाइंडिंग से कनेक्ट रहता है और इसका जो है यहाँ पे टार्क देखा जाए तो रेजिस्टेंस स्टार मेथड की तुलना में इसका स्टार्टिंग टार्क जो है वो बढ़ गया और लगभग जो स्टार्टिंग टार्क इसका बढ़ता है वो फुल लोड टार्क का 2 से लेके 4 टाइम्स यानी 2 से लेके 4 टाइम ज्यादा हो जाता है इसका स्टार्टिंग टार्क। जो रेजिस्टेंस स्टार मेथड था उससे इसका स्टार्टिंग टार्क ज्यादा हो जाता है और पावर फैक्टर भी ज्यादा होता है। दूसरी बात ये होगी कि यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जब हमारा ये 80% स्पीड यानी ये देख रहा है कि ये मोटर स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे इसका स्टार्टिंग टार्क है इतना जो है वो स्टार्टिंग टार्क मिल रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे मोटर जो है स्पीड पकड़ रही होगी, क्या देख रहे हैं स्पीड बढ़ रही होगी,
जैसे जैसे मोटर स्पीड पकड़ रही होगी वैसे वैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पहुंचा, क्या हुआ कि लगभग 80% स्पीड को ये अचीव कर लिया था इस पॉइंट पे। जब 80% स्पीड को अचीव कर लिया था तो उसके बाद क्या हुआ कि तुरंत जो है वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच और ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। जब ओपन हो जाती है तो यहाँ से मेन वाइंडिंग से सप्लाई लेते हुए मशीन जो है वो चलती रहती है। तो जब हम लोग यहाँ पे ये देख रहे थे, अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसका स्टार्टिंग टार्क जो है, स्टार्टिंग टार्क वो हाई होता है, हाई स्टार्टिंग टार्क होता है, पावर फैक्टर ज्यादा हो जाता है, पावर फैक्टर ज्यादा हो जाता है। किससे? जो हम रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड है, अब इसका उपयोग हम लोग वहां पे करते हैं जहां पे हमें हाई स्टार्टिंग टार्क की जरूरत होती है। सिंगल फेज को ही हम लोग फ्रिक्शनल हार्स पावर भी मोटर कहा जाता है। ये जो घरों में या इस सब जगहों पे यूज किया जाता है, जो मोटर पंप में हो गया, इन सब जगहों पे हम लोग फ्रिक्शनल हार्स पावर या सिंगल फेज मोटर की ही उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है ये देखा जाए कि जो इसका स्टार्टिंग टार्क है वो ज्यादा हो जाता है। दूसरी बात हमने ये कहा कि सबसे पहले इसमें देखिए कुछ बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हम लोग इसको कह रहे हैं कि ये मोर इंडक्टिव होनी चाहिए, यानी इस बाइंडिंग जो मेन बाइंडिंग है मोर इंडक्टिव बनाया जाता है। पहले हमने ये कहा कि देखिए कुछ बातें जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मेन बाइंडिंग को हम लोग मोर इंडक्टिव बनाते हैं। मेन बाइंडिंग को मोर इंडक्टिव और एक्सिलरी बाइंडिंग को मोर रेजिस्टिव बनाते हैं। मोर रेजिस्टिव बनाया जाता है, यानी जो मेन बाइंडिंग होगी उसको मोर इंडक्टिव और जो एक्सिलरी बाइंडिंग होगी उसको मोर रेजिस्टिव बनाया जाता है। इसका मेन कारण यही है कि जो हम लोग अल्फा एंगल की बात कर रहे हैं उसमें से डिफरेंस ज्यादा होगा। अगर हम उसके बाद यहाँ पे हमने ये देखा कि एक तो रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड, कैपेसिटर स्टार्ट मेथड में, और इसमें भी अगर हम लोग इसके रोटेशन की डायरेक्शन की अगर बात किया जाए कि इसके रोटेशन की डायरेक्शन को कैसे चेंज किया जाए, तो हम ये कहते हैं कि या तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की पोलरिटी, या फिर ये कहे कि एक्सिलरी फील्ड की पोलरिटी को, इन दोनों में से किसी एक को, या तो मेन मैग्नेटिक फील्ड या एक्सिलरी मैग्नेटिक फील्ड या स्टार्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों में से किसी एक को, दोनों में से, दोनों को नहीं सिर्फ एक को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो इसके रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे ये पूछ लिया गया कि मान लीजिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच कब ओपन होती है, तो हम ये कहते हैं कि जब ये अपनी स्पीड का लगभग 80% स्पीड अचीव कर लेता है, तब हम ये कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है ओपन हो जाती है। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि इस मोटर के लिए अल्फा एंगल कितना होना चाहिए। पहला ऑप्शन दे दिया गया, अल्फा का मान जो है किसके लिए, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के लिए अल्फा का मान कितना होना चाहिए। एक दिया 40 डिग्री, बी दे दिया 80 डिग्री यानी 70 डिग्री दे दिया, सी दे दिया 60 डिग्री और डी दे दिया 90 डिग्री। तो हम ये कहते हैं कि इसके लिए जो है अल्फा एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, अल्फा एंगल जो है वो 90 डिग्री अगर होगा, लगभग 90 डिग्री के आसपास पहुंचता है। जैसे ही 90 डिग्री हुआ, जितना एंगल ज्यादा होगा उतना ही उस मशीन का स्टार्टिंग टार्क हमें ज्यादा मिलता है। और जो मशीन का स्टार्टिंग टार्क ज्यादा मिलेगा तो मशीन क्या होगा, बहुत ही कम समय में स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए जो है हम ये कहते हैं कि उसका स्टार्टिंग टार्क हमें ज्यादा मिलता है। तो इस बात से पहली बात तो कि हम लोगों की ये देख रहे थे जो सिंगल फेज मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम लोग ये कहते हैं कि एक डबल रिवॉल्विंग थियरी का प्रयोग किया जाता है। और डबल रिवॉल्विंग थियरी से ये जो वैल्यू आई थी फाई बराबर फाई एम का
ओमेगा 2। ये डबल रिवॉल्विंग फुल थ्योरी से ये वैल्यू आई थी। और इससे क्या होगा, हाँ एक चीज और देख लेते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी की अगर हम लोग बात करते हैं स्लिप की, तो स्लिप अगर निकालना होगा तो स्लिप बराबर, अगर हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे थे तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो स्लिप की वैल्यू आ रही थी NS माइनस एन आर अपन NS होता था। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो स्लिप की वैल्यू होगी सिंगल फेज के लिए, ये तो हो गया 3 फेज के लिए, सिंगल फेज की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सिंगल फेज के लिए स्लिप का मान जो आता है, अगर हम ये कह रहे हैं फॉरवर्ड की अगर बात करते हैं, फॉरवर्ड में स्लिप का मान कितना होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हम ये कहते हैं कि NS माइनस एन आर अपन NS होगा। यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस NS अपन NR। दूसरी बात है कि बैकवर्ड स्लिप का मान क्या होगा, यानी कि ये मोटर जो है हम ये देख रहे थे कि फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो बैकवर्ड स्लिप का मान क्या होगा, SB की वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो NS माइनस बैकवर्ड में क्या होगा, रोटर की स्पीड नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस NR अपन NS। अब यहाँ से ये माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो NS प्लस NR अपन NS हुआ। यहाँ से 1 प्लस NS अपन NR अपन NS, ये वैल्यू लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग स्लिप की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो स्लिप का मान क्या हो जाएगा, SF अगर SF प्लस SB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस MS अपन NR अपन NS प्लस 1 प्लस NR अपन NS, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा SF प्लस SB। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि जो स्लिप की वैल्यू आती है फॉरवर्ड स्लिप प्लस बैकवर्ड स्लिप इक्वल टू 2 होगा। यानी कि अगर फॉरवर्ड, ये मोटर किस डायरेक्शन में रोटेट करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड की जो स्लिप हो जाएगी SF बराबर 2 माइनस SB, यानी कि जो स्लिप की वैल्यू होगी फॉरवर्ड स्लिप का मान जो हो जाएगा 2 माइनस SB, यानी कि 2 माइनस बैकवर्ड स्लिप के मान के बराबर होगा। तो इसमें ये देखा गया कि Manoj sir, time is already over. Kindly conclude, please. ओके सर, थैंक यू सर। Okay, sir. Thank you very much. I'm ending this meeting.